अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहिम इनसे मिलिए इनसे जानी प्रोग्राम में पिछली बार हमने आपकी मुलाकात उप डाकपाल जनाब मंजूर हुसैन साहब से करवाई थी। इस बार हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपने बलबूते पे अपनी शख्स से एक शख्सियत बनी है। उन्होंने अपने बल पे कई बार नेट जीआरएफ क्लियर किया है, सेट का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को इस बार नेट, सेट और जीआरएफ के बारे में बताना चाहते हैं, उनको गाइडेंस करना चाहते हैं। उसके लिए हम डॉक्टर फ़खरुन्निसा मैडम से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जो फ़िलहाल कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये उदयपुर के रहने वाले हैं लेकिन कोटा में इनकी जॉब है। तो आज हम आपकी मुलाकात डॉक्टर फ़खरुन्निसा से करवाना चाह रहे हैं। इनसे ही आप जानिए कि किस तरह से नेट, जीआरएफ और सेट का एग्ज़ाम होता है, किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। आप भी एलिजिबल होके आगे कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं। कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए आपको नेट और जीआरएफ की क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। तो किस तरह से इन्होंने 8 बार नेट क्लियर किया और 2 बार जीआरएफ हुए और इनके दौरान 2 बार ही 12 और 13 के अंदर जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था इन्होंने क्लियर किया उसको भी। तो आप इन्हीं की ज़बान से जानिए कि किस तरह से नेट और जीआरएफ का एग्ज़ाम होता है, कब कब होता है। डॉक्टर फ़खरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहिम कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का खैर मकदम है। मैं फ़खरुन्निसा। आज मुहिम की तरफ से मुझे मदऊ किया गया है नेट, सेट और जीआरएफ क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, किस तरह इसको क्वालिफाई किया जाता है और क्वालिफाई करने के बाद ये कहाँ किस तरह काम आता है और हम किस तरह सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में जो है शामिल हो सकते हैं। सबसे पहली बात हम राजस्थान से ही चलते हैं। सेट का एग्ज़ाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेट जो है 2012 और 2013 में हुआ था, उसके बाद अभी वापस नहीं हुआ है। बहुत ही जो स्टूडेंट्स की डिमांड रही है कि सेट करवाया जाए, क्योंकि सेट जो है राजस्थान के बच्चों के लिए ज़्यादा मुफीद रहता है। आप जब पीजी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आप पीजी फाइनल में होते हैं तब आपको आगे की प्लानिंग जो है करनी चाहिए और उस प्लानिंग के तहत एक एग्ज़ाम जो आता है वो सेट का होता है। आप अगर रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो रिसर्च का उसमें एक पेपर होता है और हायर एजुकेशन के लिए वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। नहीं, सेट जो करवाते हैं कौन करवा रहे हैं? सेट जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी है वो करवाती है। इसका कोई वक्त नहीं होता है। ये जब वैकेंसी फिक्स कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जब वैकेंसी निकलने वाली होती है उससे पहले 1 या 2 बार जो है करवा लिया जाता है सेट। मतलब रेगुलर हर साल जैसे नेट का एग्जाम होता है वैसे नहीं करवा पाते? हर साल नेट की तरह ये नहीं हो पाता है। नेट पहले भी साल में 2 बार होता था, फिर उसको भी साल में 1 बार कर दिया है। सेट जो है उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। नहीं, नेट का तो अभी शायद वापस कर रहे हैं कि भाई साल में 2 बार होगा नेट का एग्जाम, शायद ऐसा चल रहा है। अभी प्लानिंग चल रही है, लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसके कुछ बदलाव हमें देखने को नजर आएंगे। उसके मुताबिक जो है कुछ डिसीजन लिए जाएंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए और वो हमें एक्सेप्ट करने होंगे। सेट का मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेट में जो है एमए फाइनल के रनिंग में ही आप जो है दे सकते हैं। उसमें 2 पेपर होते हैं आपके। एक तो आपका जीके का पेपर होता है जो रिसर्च से मुताल्लिक होता है और दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट का होता है जिसमें यूजी और पीजी दोनों का ही सिलेबस जो है कवर किया जाता है। इसकी तैयारी के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। वैसे हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो उसको आप पत्थर की लकीर नहीं मान लें। अपने हिसाब से भी कुछ जो है डिसीजन लेने चाहिए वक्त और हालात के हिसाब से। ये यूजी और पीजी का जब सिलेबस हम देखते हैं या जब हम यूजी करने जाते हैं उस वक्त से हमारे जहन में एक प्लानिंग चलती रहनी चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, किस मकसद की तरफ हमें बढ़ना है। और सिलेबस को हमेशा आप ध्यान में रखो। आपको आधी रात में कोई उठकर कह दे कि ये सिलेबस में ये चीज़ कहाँ पर है तो आपको आनी चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको।
ज्यादा से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भले ही आपका यूनिवर्सिटी पैटर्न नहीं हो, फिर भी आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पैटर्न या टाइप के क्वेश्चन जो है बनाने चाहिए और उनको याद करने चाहिए और कंसेप्ट क्लियर करके ही। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी आपको घुमा के पूछ लेगा तो आप उसका जवाब जो है दे सकते हैं, वहां उलझेंगे नहीं। जैसे अपने आरपीएससी जो सेट का करवाती है और यूजीसी नेट का एग्जाम करवा रही है, तो ये सिमिलर होते हैं या इसमें डिफरेंट होता है, या पेपर में कुछ फर्क होता है कि हाँ ये इजी लेते हैं या वो हार्ड लेते हैं? जी, आपका बिल्कुल सही सवाल है और ये बच्चों की तरफ से भी आ सकता है सवाल। नेशनल लेवल का एग्जाम जाहिर सी बात है थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। स्टेट लेवल में भी स्टैंडर्ड तो हाई होता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये रहता है कि हम शुरू से जिस स्टेट में रहते हैं उसके जीके से, उसकी सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जो है हमारा राब्ता जो है कायम रहता है और कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता उनसे जुड़ा रहता है, इसलिए हमें थोड़ा सा वो आसान लगता है। नहीं, सेट जैसे सेट का एग्जाम होता है और नेट का एग्जाम होता है, तो सेट का जो एग्जाम क्लियर करने के बाद तो क्या वो स्टेट लेवल की भर्तियों में काम आता है या बाहर जैसे पूरे नेशनल लेवल की भर्ती में भी काम आते हैं? जी, हर स्टेट के लिए अपना अलग एग्जाम होता है। जैसे बिहार के लिए अलग होता है, राजस्थान के लिए सेट होता है, स्टेट लेवल के लिए सेट एग्जाम होते हैं हर जगह, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। और नेट जो है वो नेशनल लेवल के लिए, यानी पूरे इंडिया में आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पीजी होना चाहिए, पीजी के साथ आपका नेट क्लियर होना चाहिए नेशनल लेवल के लिए, और स्टेट लेवल के लिए आपका सेट क्लियर होना चाहिए। सेट जो है क्लियर होने का क्राइटेरिया जो है ये सरकार समय समय पर जो है फिक्स करती है। सरकार टॉप जो बच्चे एलिजिबल होते हैं, जैसे इस पेपर में कि भाई इतने परसेंट इस पेपर में लाने हैं हमें, या 45% लाने हैं, किस पेपर में कितने लाने हैं, उसके लिए उनमें एलिजिबल बच्चों में से टॉप 15% या टॉप 5% इस तरह से उसमें निकाले जाते हैं। मैं ये आपको बात बता रही हूँ नेट की, क्योंकि नेट में जो है पहले जो बच्चे एलिजिबल होते थे उनका टॉप 5% निकाल लिया जाता था। उसके बाद वो बच्चे बहुत कम सेलेक्ट होने लगे, तो रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, बच्चे सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे, बड़ा मुश्किल होता था। उसके बाद सरकार ने ये तय किया कि हम टॉप 15% बच्चों को है जो है एलिजिबल करके उनको सर्टिफिकेट देंगे। इसका हमें मार्कशीट तो नेट से मिल ही जाती है और सर्टिफिकेट भी हमारे नेट पर जनरेट होता है, उसको हमें डाउनलोड करना होता है। उससे कबल हमें अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उनकी क्वेरी होती है वो हमें सबमिट कराने होते हैं। मैम, हमारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि पहले जब नेट का जो एग्जाम होता था उसमें 3 पेपर हुआ करते थे। एक जीके का पेपर हुआ करता था जिसमें मेंटल एबिलिटी, और दूसरा करंट जीके और यूजीसी नेट के बारे में पूछते थे, और दूसरा पेपर और तीसरा पेपर 2 अलग अलग अपने सब्जेक्ट के होते थे। तो आज भी वही पैटर्न है या पैटर्न चेंज हो गया उसका? आज पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि एक पेपर तो हमारा होता है जीके का, जिसमें रिसर्च आती है, मेंटल एबिलिटी आती है, और यूनिवर्सिटी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं या मालूमात होती है, तो कुछ करंट जीके भी होता है और कुछ हमारी नॉलेज के क्वेश्चन भी होते हैं। तो एक पेपर वो होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के होते हैं। अभी बात कर रही हूँ मैं नेट की, क्योंकि सेट अभी 2012 और 13 के बाद हुआ नहीं है। सेट का पैटर्न चेंज था, उसमें 3 पेपर आते थे, जैसे पहले नेट का पेपर था। नेट में भी पहले 3 पेपर आते थे। पहले 100 नंबर का फर्स्ट पेपर आता था जो जीके का सभी के लिए होता था, सभी फैकल्टीज के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन आते थे, आपको वो 1.25 घंटे में करना होता था। दूसरा पेपर जो होता था उसके बीच में 1.5 घंटे का गैप होता था, उसके बाद हम दूसरे पेपर के लिए बैठते थे, और दूसरे पेपर में हमें 2 पेपर मिलते थे, जो एक 100 का होता था पेपर और एक 150 नंबर का होता था। यानी टोटल 350 नंबर का जो है नेट या सेट हुआ करता था। अभी नए पैटर्न में जो हो रहा है उसमें 100 नंबर का एक पेपर होता है फर्स्ट जीके वाला ही, और 200 नंबर का सेकंड पेपर होता है जो अपने सब्जेक्ट से मुतालिक होता है। कितने सवाल आते हैं? फर्स्ट पेपर में 100 नंबर में 50 सवाल आते हैं, सेकंड पेपर में 200 नंबर में 100 सवाल आते हैं। तीनों का टाइम जो है 3 घंटे फिक्स होता है। तो हम हमारे स्टूडेंट आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने 8 बार जो नेट क्लियर किए हैं, तो उसके लिए आपने क्या पढ़ा होगा और कितना पढ़ना पड़ता है इसके लिए? भाई क्या कैसे हमारे स्टूडेंट पढ़ सकें इसको, और क्या क्या किताबें पढ़ सकें, या क्या मतलब एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मतलब ये चीजें पढ़ें कि ताकि आपकी तरह हमारे स्टूडेंट भी जितनी बार नेट दें तो वो क्लियर हो जाए इंशाल्लाह।
भाई मेरा मकसद सिर्फ डिग्रियां लेना नहीं था। मेरा मकसद जो इतनी बार मैंने जो नेट दिया था 8 बार या 2 बार मेरा JRF हुआ है, उसका सिर्फ मेरा मकसद यही था कि मैं अपने आप को नेशनल लेवल पर जो है अपने नॉलेज को, अपने मयार को जांचती रहूं। खुद अपना एग्जामिनर बच्चे को खुद बनना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। उससे क्या है कि आप मौजूदा दौर का जो कंपटीशन है उससे आप जुड़े रहेंगे, कभी आप पीछे नहीं रहेंगे। आपने 2012 में नेट क्लियर कर लिया, अब आप 2018 में कॉलेज लेक्चर के लिए एलिजिबल हो, आप बैठ रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है नेट का पैटर्न क्या है, नेट का स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, फिर हमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है। और मैंने ये बात आपको बताई है कि नेट सेट क्लियर करना मेरे लिए तो क्या सभी बच्चों के लिए कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। शर्त यह है कि आप UG और PG के साथ साथ, मैंने आपको बताया ही है पहले कि उनके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मेहनत हमेशा करते रहें। डेली आप ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएं, और 5 क्वेश्चन जब आप बनाएं तो 5 क्वेश्चन के, एक तो क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन को उलट करेंगे तो 2 क्वेश्चन तो अपने क्वेश्चन से बन जाएंगे जब उसको उलट करके हम बनाएंगे, तो एक का सवाल का जवाब और जवाब का सवाल बनाएंगे। दूसरा, जब 4 ऑप्शन जो होते हैं, 4 ऑप्शन को फिर उलट करके हम सवाल और जवाब बनाए तो ऐसे एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन आंसर जो है हम बना के चल सकते हैं। तो इस तरह से कंसेप्ट क्लियर करके आपको BA 3rd ईयर या 2nd ईयर से आपको लग जाना चाहिए, तो आपको लास्ट में कभी मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। PG में भी यही आपका पैटर्न होना चाहिए। वो आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, आपको मालूम होगी कि डॉक्टर ये कहता है कि ये दवाई सुबह लेना, ये शाम को लेना, या ये दिन में 3 बार लेना। वो ऐसा क्यों कहता है? वो तो ऐसा ही कह देगा कि आप ऐसा करना, ये 10 गोलियों का पत्ता एक साथ खा लेना, ये पूरी जो सिरप है इसको एक साथ पी लेना। उसका असर क्या होगा आपको मालूम है? वो रिएक्शन हो जाएगी। तो एजुकेशन का भी, हमारी स्टडी का भी यही हालात है कि हमें डेली थोड़ी सी घूंट जो है डेली लेनी चाहिए, अपने अंदर जो है उसको उतारना चाहिए। उससे आखिर में जब हम लेते हैं ना, तो वो हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं, कभी बच्चे जो ये सुसाइड कर लेते हैं। तो ये इस तरह के हालात नहीं बनने चाहिए। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें डेली टू डेली मेहनत करनी है। माशाल्लाह। कुछ हमारे स्टूडेंट्स के सवाल हैं आपसे कि जब नेट क्लियर हो जाते हैं या सेट क्लियर हो जाती है तो हम कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं आगे नौकरी के लिए, ये पूछना चाह रहे हैं हमारे स्टूडेंट कि भाई एग्जाम क्लियर करने के, नेट का एग्जाम क्लियर हो गया, अब मैं किसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं हम? देखिए, नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको 2 रास्ते दिखते हैं। एक तो होता है नौकरी का रास्ता, दूसरा होता है रिसर्च का रास्ता। नौकरी का रास्ता ये होता है कि जब तक कहीं वैकेंसी नहीं निकलती है कॉलेज लेक्चरर की, जो अभी नया उसको पदनाम मिला है असिस्टेंट प्रोफेसर, वो या यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनकी, जब तक आप उसका एग्जाम नहीं देंगे, इंटरव्यू में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। लेकिन उससे कबल एक रास्ता और होता है, जो टॉप कुछ % बच्चों को नेट में JRF दिया जाता है। JRF में आपको PhD करनी होती है और उसकी फेलोशिप जो है आपको सरकार देती है। उसमें 35 से 36 हजार रुपए 2 साल JRF होती है, उसके बाद वो SRF हो जाती है। तो 5-6 साल के लिए आपको जो है वो मिलती चली जाती है। लेकिन मैं आपको ये रास्ता सजेस्ट नहीं करूंगी JRF वाला, क्योंकि JRF जो एक मीठे जहर की तरह है। या तो आप JRF के साथ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहें, या कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तो भूल जाते हैं। उनको लगता है 5 साल के लिए हमें इतना पैसा गवर्नमेंट दे रही है, कोई बात नहीं, हम अच्छे से रिसर्च करेंगे और 5 साल बाद हम कंपटीशन दे देंगे। तो 5 साल क्या, 1 साल बाद ही आपके साथ आपकी नई पीढ़ी खड़ी हो जाती है कंपटीशन के लिए, और आप वो 1 साल पीछे हो जाते हो। जब आप 5 साल लेट करते हो अपने आप को, तो 5 साल में जो कंपटीशन बढ़ता है वो आपको बहुत पीछे कर देता है। तो वो रास्ता बहुत बाद का है। उससे पहले आपको BEd भी करना चाहिए। स्कूल एजुकेशन में भी स्कोप है, क्योंकि वहाँ 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के आपके सामने ऑप्शन रहते हैं। कॉलेज में ऑप्शन कम होते हैं, तो आगे के लिए आपका बहुत आसमान खुला हुआ है। राजस्थान लेवल पे इस तरह का रिसर्च के लिए RPSC का जो सेट एग्जाम होता है, उसकी कोई टॉप मेरिट नहीं निकाली जाती है। उसके लिए आपको ST SC और OBC के लिए अलग स्कॉलरशिप है, माइनॉरिटी के लिए मौलाना आजाद की स्कॉलरशिप है। लेकिन अब शर्त उसमें भी नेट की कर दी गई है कि जिसका नेट क्लियर होगा उसी को इस तरह की फेलोशिप मिलेगी। मैम, इसमें पूछना चाह रहा है हमारा स्टूडेंट कि इसमें कोई एज लिमिट है क्या? जैसे एज है क्या कि कितनी एज तक हम एग्जाम दे सकते हैं नेट का या कॉलेज लेक्चरर का? एज लिमिट नेट और कॉलेज लेक्चरर के लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है। सरकारी नौकरियों में वक्त पर जो है ये एज लिमिट जो आती है, पहले 35 थी, फिर 45 हो जाती है, फिर उसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो कुछ रिलैक्सेशन हमें मिलते हैं, वही चीज इस पर अप्लाई होती है। क्योंकि आप यहाँ क्लियर करके अगर बैठ गए और आप 50 साल के हो गए, तो
तो आप कॉलेज लेक्चरर दे ही नहीं सकते। नहीं, नेट का एग्जाम तो दे सकते हैं ना। नेट का एग्जाम दिया जा सकता है, उसमें कोई एज लिमिट थोड़ी है, 60 साल का भी आदमी नहीं, दे उसकी सकता है। एज लिमिट नहीं है। सेट में भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट तय है। 35 साल से पहले आप अगर क्लियर करते हैं तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। अगर 35 के को क्रॉस कर जाते हैं तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। मैम एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से कि इसमें कोई ऐसा परसेंटेज है, लेवल है कि बीए में या एमए में इतने परसेंट होने जरूरी है तभी आप नेट दे सकते हैं या जीआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं? जी, बीए के लिए तो कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, क्योंकि ये बीए के स्टैंडर्ड का एग्जाम नहीं होता है, ये एमए के स्टैंडर्ड का एग्जाम है, क्योंकि एलिजिबिलिटी इसकी एमए होती है, या एमए एमएससी एमकॉम जो भी है पोस्ट ग्रेजुएट होती है। पोस्ट ग्रेजुएट में आपके 50% आने लाजमी है, और 5% का जो रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज उसमें 55 हो जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप 50 और 55 को लेकर नहीं चलें, कम से कम आपका फर्स्ट डिवीजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि डिग्री जब मिलती है ना तो उसमें बड़े बड़े अल्फाज में लिखा हुआ होता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। अब आप सोचिए, आप जहां इंटरव्यू के लिए स्टैंड करेंगे या खड़े हो जाएंगे तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वहां इंप्रेशन आपका क्या पड़ेगा, आपकी डिग्री वो सबसे पहले देखेंगे इंटरव्यू वाले। तो ये सभी बच्चों से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप 10th से लेकर जाग जाएं, और फर्स्ट डिवीजन तो आना ही चाहिए। हर एग्जाम के लिए आजकल 55 तो मिनिमम हो ही गए हैं। अब हम आपसे अपने सुना आपने जो आपने अपने आप बीती कही या कैसे टेस्ट आपने दिया और हमारे बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेट किया, गाइडेंस दिया आपने, माशाल्लाह। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे मुहिम क्लासेस के स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसा कमिटमेंट करें या ऐसा वादा करें जो आपसे जुड़े रहें हमेशा इंशाल्लाह। मुहिम क्लासेस का मैं भी एक हिस्सा हूँ, और ये मेरा फर्ज बनता है कि सभी बच्चों को एजुकेशन की राह पर गामजन कराएं हम। और कई बार ये होता है कैरियर काउंसलिंग नहीं हो पाती है बच्चों की, उनको गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, तो हर तरह की गाइडलाइन के लिए कैरियर से मुताल्लिक जो भी मालूमात आपको हासिल करनी हो, या आपकी जो क्या क्वालिफिकेशन है, आपके क्या सब्जेक्ट हैं, या सब्जेक्ट जो ग्रुप होते हैं वो किस तरह हम लें, फर्स्ट ईयर से लेकर या 11th-12th में जो भी होता है बच्चा लेता है सब्जेक्ट, हर तरह की मालूमात के लिए जो है आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मुहिम में है ही, और आखिर में मेरा मेल भी इसमें दिया जाएगा आपको। और आखिर में मैं सभी बच्चों को एक शेर जो है पेश करना चाहती हूँ अपनी जानिब से कि अल्लामा इकबाल जो हैं उन्होंने ये बात कही थी, और वो निज़ाद नौ के शायर हैं, यानी युवाओं के लिए उनका प्रेरणा स्रोत है वो बड़े ही। उन्होंने हर जगह शाहीन से जो है मुखातिब किया है स्टूडेंट्स को। उन्होंने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। हमें हमारी शख्सियत को इस तरह का बनाना है कि हमें खुदा को ये नहीं कहना पड़े कि खुदा हमें तुम ये दो या ये हमारी दुआएं हैं, ये हुआ। बंदा खुदा खुद पूछने लगे एक दिन हमसे हमारी सलाहियत देखकर कि बता बंदा तुझे क्या चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बेहतरीन आपने बताया हमारे स्टूडेंट्स को। इसके लिए मैं और मेरी मुहिम पूरी टीम आपका शुक्रगुजार हैं, और वक्त ब वक्त हमसे हमारे रब्ता करें, हमारे स्टूडेंट आपसे रब्ता करेंगे, और इसी तरह से आप हमें मोटिवेट करते रहें और गाइडेंस करते रहें। इसी के साथ हम इजाज़त देते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।